स्टूडेंट्स, तो ये है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। आज जो बात होने वाला है क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे आज बात होने वाला है और इसी को कहा जाएगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ देखिए क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। आज हम लोग इसको कंप्लीट डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है। इसके बारे में कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने बताए थे। उनका क्या कहना था कि बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट को, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। स्टेटमेंट में उन्होंने 2 एजम्पशन लिया था और वो 2 एजम्पशन क्या क्या था कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 बॉडीज, मतलब कोई भी 2 बॉडी के बीच में जो भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि किस कंडीशन में 2 बॉडी के बीच में या तो एट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा या रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी 2 बॉडी के बीच में एट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए 2 बॉडी है, एक है Q1 और एक है Q2। हमें नहीं पता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस है r, तो तब क्या होगा ना, दोनों बॉडी के बीच में एट्रैक्शन भी हो सकता है रिपल्सन भी हो सकता है। ये कंडीशन डिपेंडेंट है कि आखिर कितना एट्रैक्शन होगा और कितना रिपल्सन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उनका एजम्पशन क्या क्या था। कूलम्ब्स लॉ में उन्होंने क्या क्या एजम्पशन दिया था। तो उनका एजम्पशन ये था कि यदि 2 बॉडी के बीच में एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। मतलब दोनों चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर, मतलब समानुपाती, बराबर नहीं समानुपाती। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड दूसरा स्टेटमेंट था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्जेस। मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी दूरी होगा, उस दूरी का स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो 2 चार्ज दिए हुए हैं, इन दोनों चार्ज में मान लेते हैं डिस्टेंस r है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों चीज आपको पता है। कहने का मतलब है कि यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा तो आपको फोर्स का जो वैल्यू है वो घटेगा। और क्या ना, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि डिस्टेंस कम होगा
तो वैल्यू ज्यादा होगा, और यदि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो यदि हम लोग दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब क्या ना, यदि हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन कर देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कि जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव किया जाता है वहां पर एक नया कांस्टेंट रहता है या कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा सा, ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर, और वहां पर एक कांस्टेंट G को इंट्रोड्यूस किया जाता था और वो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हुआ, तो यहां पर लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये K क्या है? ये K एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं कहेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोल रहे थे, ठीक है, इसको कहेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहा जाएगा, ये इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ था इसलिए मैंने कहा इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसको कहेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो ये आपका 11th क्लास का है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये 11th क्लास में पढ़ना था। यहाँ पर जो K इंट्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस K को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा ना, इस K को बोला जाएगा एक कांस्टेंट ऑल्सो नॉन एज कूलम्ब्स कांस्टेंट। और इस K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, इसको बोला जाएगा एप्सिलॉन। देखो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, स्पेलिंग लिख देते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन, और इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन r। तो ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन r क्या है, तो आपको बता दें एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी। जी हाँ, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी। और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एप्सिलॉन r का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी जैसे कि नाम से क्लियर है, परमिट करना। किस चीज का परमिट करना? कि जैसे कि दो चार्ज रखा हुआ है किसी भी मीडियम में, तो वो मीडियम कितना परमिट कर रहा है, वो मीडियम कितना परमिट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आवर परमिटिविटी। तो मेरे कहने का मतलब है, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये एप्सिलॉन r है, इसको कहा जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से आपको बता दें कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर का वैल्यू हो जाता है 1। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर का वैल्यू हो जाता है 1। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना हो गया 1। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे ना, इसके बाद इस K का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस K का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ना, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये जो आया फॉर्मूला, ठीक है, इसी फॉर्मूला को कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है ना, एप्सिलॉन नॉट आपका
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मैं आपको इस इक्वेशन में जो जो टर्म आया है सबका मीनिंग बताता हूं। ये जो F है, ये F एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है ना, वो या तो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा या रिपल्सन वाला फोर्स होगा, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है, कि चार्ज का नेचर क्या क्या है। और 4 पाई कांस्टेंट है, Q1 Q2 आपका चार्ज है, और R जो है वो आपका डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है ना, जो R है वो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर परमिटिविटी में एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देंगे अभी हम आपको, ठीक है, कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला आया है उसको लिखते हैं। तो फॉर्मूला है आपका F इज इक्वल टू 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एयर का, मतलब जब दो चार्ज पार्टिकल Q1 है और Q2 है, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, और ये एयर में या फ्री स्पेस में रखा हुआ है तब, और यदि यही दोनों चार्ज इतना ही डिस्टेंस पे किसी मीडियम पे रखा हुआ होगा, मीडियम पे रखा हुआ होगा, इसका मतलब मान लेते हैं कि कोई लिक्विड या कहिए कि वाटर उस पे यदि रखा हुआ है, तो उस समय उसका जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा उसको हम लिखेंगे Fm, फोर्स इन मीडियम। मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, तो 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्या है ना, ये फॉर्मूला है, कब का फॉर्मूला है ना, ये तब का फॉर्मूला है जब दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रखा गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, मान लीजिए इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और 4 मान लेते हैं, तो यदि दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में यदि हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का क्या आएगा ना, 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और जब मीडियम का बात होगा तो यहाँ पर लग जाएगा ER। ER क्या है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होता है। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो सकता है ना, 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और Q1 Q2 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म बचेगा, तो FA बाय FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। ये टर्म बचेगा, ये टर्म सिर्फ रहेगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला आया वो है FA बाय FM। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक प्योर रेशियो है, ना तो कोई यूनिट ना तो कोई डायमेंशन होगा, ये पूरा कट जाएगा। तो आखिर इसका डेफिनेशन क्या होगा, परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगा रिलेटिव परमिटिविटी का, तो वो चीज हम लोग इस जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इसके मदद से हम लोग बता सकते हैं। जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट करूंगा 2 बार कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज, इस फॉर्मूला को देखिएगा, इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन, एक रेशियो है, किस चीज का रेशियो है ना, फोर्स का रेशियो है, ठीक है। दो चार्ज के बीच में जब फोर्स लगता है, ठीक है, जब दोनों चार्ज एयर में रखा हुआ रहता है, तब टू द सेम चार्ज एट सेम डिस्टेंस
when they are kept in a medium। कहने का मतलब हुआ कि जब दो चार्ज ठीक है किसी एक डिस्टेंस से एयर में रखे हुए हैं और जब वही दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस से किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो ऐसे कंडीशन में दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा जब वो एयर में रखे हुए थे तब और जब वो मीडियम में रखे हुए थे तब, तो ऐसे कंडीशन में जो वैल्यू होगा ठीक है जो रेशियो होगा फोर्स का जो रेशियो होगा उसी को कहा जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? ना फोर्स का रेशियो है। किस कंडीशन में? ना जब दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज को जब एक बार एयर में रखा जाता है टू द सेम चार्ज को जब किसी मीडियम में रखा जाता है तो वैसे कंडीशन में जो फोर्स का दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स का रेशियो होता है उसे ही रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों का दोनों कंप्लीटली कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर एक दो एक्स्ट्रा ऐसा चीज है जो आपको जानना चाहिए कूलॉम्स लॉ से जुड़ा हुआ, ठीक है, जो कि आगे हायर स्टडीज के लिए या कहिए कि इस कंकरेंट स्टडी के लिए भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछ देता है कि जैसे F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इस कूलॉम लॉ को कभी कभी इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर स्क्वायर के कारण, ठीक है, तो इसको कभी कभी कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम्स लॉ को कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और एक दो चीज जानिए कि F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय स्क्वायर। तो जो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसका वैल्यू कितना होता है? वैल्यू ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका क्या वैल्यू होता है? और इसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ये सब सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ये देखिए, जो कि लेक्चर नंबर आपका 5 होगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो आपको पाई का वैल्यू बहुत अच्छे से पता है 22 बाय 7 या 3.14। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताया जाएगा आपको, उसको यहाँ पुट किया जाएगा और देखा जाएगा कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू आता है। साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, और इसके साथ ये भी जानेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में कंप्लीट आइडिया लेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर के थ्रू एक बार और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पीडीएफ फाइल को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद हम लोग कंप्लीट रूप से कूलॉम्स लॉ का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस,
जानेंगे हम लोग कि कूलम्ब्स लॉ को जब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, और भी चीजें हैं, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज या लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब क्या होता है, तो ये सब कंप्लीटली बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लेक्चर मैंने आपको टॉपिक बता दिया और बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि आखिर कैसे करके न्यूमेरिकल्स बनता है। थैंक यू वेरी मच।